हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा 24 में। वे दोनों जब पार्टी में मिले थे तो उन्हें लगा था कि जैसे वह एक दूसरे को सदियों से जानते हो। इसके बाद वह कई और पार्टियों में भी मिले और उसके अलावा कई और भी मिलने लगे। जितने वह एक दूसरे से मिलते रहे उनका रिश्ता उतना ही गहरा होता चला गया। मगर समस्या तब पैदा होती है जब शादी के नाम पर लड़की नौकरी छोड़ने पर इनकार कर देती है और लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। पहले ही दिन जब उसने सीनू को देखा तो वह उसे देखती रह गई। नेहा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, यह हैं सीनू। सीनू उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में भी एक अजीब सी जान पहचान थी। जैसे बरसों बाद वो आज मिले हो और किसी एक ही भूली हुई बात को दोनों याद करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बार डोरा की कॉपी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी उस बेगानगी के अंदर वही चीज़ उनको महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सा गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के लिए दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदत, ख्यालात और जाति पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उसकी धड़कन को पहचानते हैं, जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती हैं। वह डोर जो दिल ही दिल में अंदर बंध जाती हैं और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग अपने अपने कमरों में अकेले आराम सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूं महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में वक्त और एहसास के एक ही सानहे में वो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। रात की तन्हाई में सुहाना को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर सीनू झुका हुआ है। घबराकर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी यह घबराहट उसकी कम नहीं हो रही थी। उसे लज्जा सी आ गई। उस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज सीनू को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वो डोरा की बर्थडे पार्टी में मिली तो उसकी आंखें झुकी हुई थी और रुखसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली लड़की का दिल बहुत ही स्पष्ट होता है। सीनू और सुहाना को एक दूसरे के करीब आते ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे। साइंस की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सुहाना और यूनिवर्सिटी के चीदा स्कॉलरों में उनका नाम होता था। और आजकल साइंस में फ़लसफ़े से कहीं ज़्यादा बहस करने का मौका मिला है। इसका मतलब दोनों खूबसूरत और हसीन थे। लगता था जैसे भगवान ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में डालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया। अपनी अपनी मंजिल के लिए संघर्ष करते करते अचानक से वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इस तरह चलता रहा और पता नहीं कब 3 साल बीत गए, महसूस ही नहीं हुआ। और अब सीनू अब आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा था। सोना भी नेशनल लेबोरेटरीज में शामिल हो चुकी थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बाहर के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी के कुछ दिन पहले सुहाना के मुंह से निकल गया नहीं। बरसों बाद आज भी जब वो वाक्य को याद करती हैं तो उसे उस नहीं पर हैरानी नहीं होती है। हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरानी होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के
एक घने कुंज में घास पर दस्तर बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनकी ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांक रहा था। इस दुनिया में हमेशा कमें कयामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे। 10 गज की ज़मीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है, बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह, झील में एक कश्ती की तरह तैरते हुए, कश्ती के बाजू के सिर रखे हुए आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती हैं। कोई हाथ बढ़ाकर रोक ले तो रुक जाती हैं, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती हैं। ऐसे ठंडे से मीठे शहद भरे लम्हे में वो बहस शुरू हुई थी। सीनू ने उसे सलाह दी थी कि शादी के बाद सुहाना नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। ऊपर वाले से वह हर तरह के ऐशो आराम उसे हासिल थे, क्योंकि वह आईएएस बन चुका था। अब सुहाना को इस्तीफ़ा हाजिर कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। सुहाना के मुँह से ना निकल गई और अब वह अपनी बात पर अड़ी रही। अब कैसे छोड़ सकती हैं सुहाना ये काम? उसे ये काम पसंद है, वो रिसर्च करना चाहती हैं। शादी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है? खाना बावर्ची पकाता है, पानी नल से आएगा, झाड़ू पोछा का काम मनियार करेगा, बाकी रह क्या गया? सोफे पर एक शानदार साड़ी पहनकर पति की राह देखना। सो ये काम कौन सा मुश्किल है? दफ्तर से आते ही कुछ ही मिनट में साड़ी बदलकर हाथ मुंह धोकर दरवाजे पर टंगी हुई एक रोशनी मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। जैसे जैसे वो बातें करते गए, बस बढ़ती गई। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे मामले को संभाल लेना चाहिए, मगर वो एक नाक जो उसके मुंह से निकलती ही चली गई। सीनू भी प्यार को छोड़कर गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी होगी, तुम मुझे धमकी दे नहीं सकते। सुहाना के लहजे में आंसू आने लगे और वह भी अपनी बात पर सख्त हो गई। किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या ना हो। मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। एकाएक सुहाना ने फैसला दे दिया और बस बंद हो गई। सीनू और सुहाना की शादी नहीं हुई। सीनू अपनी पोस्टिंग पर चला गया। सुहाना ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। बहुत ही साल गुजर गए, दिल बुझ गया। सीनू अब भी सुहाना को याद आता था। तन्हा रातों में, जिंदगी के उजाड़ और तवील लम्हों में सीनू की जुदाई बहुत खलने लगी। लड़के तो बहुत थे और हजारों तनख्वाह पाने वाली लड़की के लिए लड़कों की क्या कमी हो सकती है? मगर वो दूसरे लड़कों से शादी तो तब करे जब वह सीनू को किसी तरह भूल जाए, और वह कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं था। सुहाना ने शादी नहीं की, मगर उसने कुछ महीनों का बच्चा गोद लेकर पाल लिया। चिंटू भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने पिता के बारे में पूछता था। मॉम, डैडी कहाँ हैं? सुहाना कहती हैं कनाडा गए हैं। बच्चा पूछता, मॉम कनाडा कहाँ है? सुहाना कहती, बेटा यहाँ से बहुत दूर हैं। चिंटू कहता, हमारे पास कब आएंगे डैडी? सुहाना कहती, बेटा वो नहीं आएंगे। चिंटू कहता, क्यों नहीं आएंगे? सबके डैडी तो रात को घर आते हैं, मेरे डैडी क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर चिंटू पूछता ही रहता। कंडूर गार्डन में जब उसे दाखिला कराने का सवाल आया तो चिंटू के डैडी का नाम पूछा गया। एकदम से सुहाना ठिठक सी गई, फिर आहिस्ता से बोली, सीनू। सीनू नाम लिख लिया गया। चिंटू के दिल पर तर्ज भी हो गया। उसी रात चिंटू ने अपनी मोम के गले में बाँह डालकर पूछा, मोम क्या मेरे डैड का नाम सीनू है? हाँ बेटा। सुहाना की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे डैडी? चिंटू ने दूसरा सवाल किया। सुहाना ने बात को ख़त्म करने के खातिर एक
ट्रंक खोला और उसमें से सीनू की तस्वीर निकाल कर लाई और चिंटू के हाथ में दे दी। चिंटू बहुत देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने डैडी की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। सीनू को यह सब मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की थी। अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि वो लड़की इस दुनिया में उसके लिए ही थी, जो सच में उसकी साथी हो सकती थी। उसको उसने अपने जिद में खो दिया। आज भी उसे एहसास था कि बात उसी की सही थी। हो सकता था कुछ सालों बाद खुद ही नौकरी छोड़ देती, या बच्चा होने के बाद तो जाहिर सी बात थी वो छोड़ ही देती। एक जरा सी बात के कारण सीनू ने अपनी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया। ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सीनू एक बार नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे। मौसम बहुत ख़राब और तूफ़ानी हो रहा था। उसके जहाज़ को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। मालूम हुआ कि रात यही काटनी पड़ेगी। वह एक चाय की रेहड़ी पर खड़ा हुआ चाय पी रहा था कि किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा 4 साल का लड़का उसकी पतलून को पकड़े हुए बड़ी गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या है बेटे? उसने बड़ी नरमी आवाज़ में पूछा। आपका नाम क्या है? चिंटू ने पूछा। सीनू, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? सीनू हैरानी से इस बच्चे की ओर देखने लगा। बच्चे ने कहा, मुझे अपनी गोद में उठा लो, मैं आपको मेरे घर लेके चलता हूँ। चिंटू अपने नन्हे हाथों से इशारों में बताते हुए सीनू को अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही चिंटू सीनू की गोद से उतरकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और चिल्लाने लगा, मॉम, डैडी आ गए। सुहाना दौड़ती हुई बाहर आई, फिर छिटक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर सीनू को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वह कभी ना नहीं करेगी।